Hello class, today we will do chapter 4 Directive Principles of State Policy. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? ये बड़ी ही आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो लॉज, वो गाइडलाइंस हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं हमारी सरकार को। किस तरीके से सरकार बननी है, किस तरीके से सरकार चलानी है, ये जितने भी आपको उसमें संविधान में मेंशन किया हुआ है ये है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये तो आपका हो गया एक बड़ा ही आम भाषा में इसका मतलब। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जस्ट एज यू हैव सजेशंस फॉर योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, the framers of the Constitution of India prescribed certain guidelines to the future governments to ensure the smooth functioning of our country. These guidelines are known as the Directive Principles of State Policy. तो Directive Principles of State Policy वो guidelines हैं जो हमारे संविधान बनाने वालों ने एक सरकार को दी और उसमें आगे की सरकारों को भी वो गाइडलाइन फॉलो करने का नियम बनाया, जिससे कि हमारी जो देश है उसमें सरकारें अपना जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ कर पाएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। When India attained independence, the biggest challenge before the framers of the Constitution of India was to ensure equality and well-being of all the citizens. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, संविधान बना रहे थे, उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि हाँ भाई सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और हमारे संविधान से सबका भला होना चाहिए, इंडिया का जो भी सिटीजन है उसका भला होना चाहिए। They had already outlined the fundamental rights of the citizens. However, those could be brought into effect only when supplementation of appropriate policies. But if it was also not possible to bind the future governments with certain predefined policy decisions, thus they incorporated certain guidelines which could provide the basis of good governance while directing the government through the planning and development process in the country. तो इसीलिए बराबरी के लिए हमारे संविधान ने हमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स दिए, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताई कि हमें दूसरों के राइट्स बचाने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ जो ज़रूरत थी वो थी हमारे जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकारें हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन बनाने की जिससे वो सिटीजन्स का भला कर पाएँ, अपने जो डिसीजंस हैं वो सिटीजन्स के हित में लें। इसके अलावा एक गुड गवर्नेंस के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। These guidelines thus came to be known as the Directive Principles of State Policy. और ये सारी guidelines को बोला गया Directive Principles of State Policy. It is contained in Part 4 of the Constitution of India. Although these guidelines are not enforceable by law, the government is expected to keep these points in mind while framing the policies. तो ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उस पर केस हो जाएंगे या लॉ उसको ज़बरदस्ती इन चीज़ों को कराएगा। हालांकि ये गाइडलाइन है कि अच्छी सरकार को, एक सरकार को क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए जब वो पॉलिसीज़ बनाए अपने सिटीजन्स के लिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. इट एम्स एट डूइंग सो बाय प्रमोटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. पहले तो लोगों को समानता का अधिकार, इंसाफ मिलना चाहिए सोशली, इकोनॉमिकली. Raising the standard of living of the people by minimizing inequalities in income, status, opportunities and facilities. इसके अलावा अपने नागरिकों के जीने के स्तर को भी मेंटेन करने का काम भी सरकार का ही रहता है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान अच्छे से जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए. प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसके अलावा इंटरनेशनली शांति बना के रखना और अपने देश को बचा के रखने का काम भी सरकार का है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्लासिफिकेशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. However, on the basis of their content, they are classified
into economic principles and Gandhian principles, along with other principles aimed at the protection of the environment and preservation of historical monuments and maintenance of cordial relations with other nations. तो इसके अंदर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आप देखिएगा। इसके अलावा कुछ इस टाइप के एम्स रखे गए गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी राष्ट्र धरोहर को संभाल के रखेंगे और अपने आसपास के देशों से दोस्ती के रिश्ते बनाकर रखेंगे। अब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं। एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, they guide the government to provide adequate means of livelihood to all the citizens, along with assistance in case of unemployment, old age, sickness and other cases of undeserved want. तो इसमें सबसे पहले तो इकोनॉमिक तरीके से लोगों को बराबर करना, और किसी वजह से किसी पर रोज़गार नहीं है, उसको नहीं मिल पा रहा है पैसा, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन तक किसी भी तरीके की मदद नहीं पहुंच पा रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं पहुंच पा रही है, उनके खाने तक को नहीं है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को एंट्री करनी होती है। एंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसके अलावा आदमी और औरत अगर काम कर रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं तो उनको पैसा भी बराबर मिलना चाहिए। इसकी जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट के पास है। मेंटेन जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क इंक्लूडिंग मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब होता है कि अगर किसी के बच्चा होता है तो उस फीमेल को छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई काम कर रहा है उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना भी स्टेट का ही काम है, सरकार का काम है कि वो बना कर रखे, लोगों को ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराए जिसमें वो प्रॉपरली काम कर पाएँ। Prevent the concentration of wealth and exploitation of workers, especially women and children, against works inappropriate for their age and strength. Secure participation of workers in the management of industries. तो मैनेजमेंट जो बनता है इंडस्ट्रीज में उसमें एक आदमी वर्कर्स की तरफ से ज़रूर होता है, यानी जो वर्कर्स होते हैं उनकी तरफ से एक आदमी जाता है जो कि जितनी भी पॉलिसीज़ या लॉज बनते हैं उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी के, उसमें अपना बात रखता है कि जो वर्कर्स हैं उनके हित में क्या चीज़ है। इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। दूसरे हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। These principles draw inspiration from the socio-economic program of Mahatma Gandhi, launched during the freedom struggle of our country. These include establishment of village panchayats as local self-governing bodies. तो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग हैं अगर वो हमारे लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे तो वो हमारी दिक्कत परेशानियों को ज़्यादा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसी सरकार जो सेंट्रल में बैठी है। तो हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, विलेज पंचायत की ज़रूरत होती है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ का चलना भी ज़रूरी है। प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री में पढ़ाई भी अवेलेबल कराना सरकार का काम है। Protection of educational and economic interests of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes and weaker sections such as women and children in the society. इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्ट करने का काम भी सरकार का है और ऐसे सेक्शंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जिन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है, जैसे कि विमेन है, विमेन को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है, चिल्ड्रन को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान रहता है। तो इस टाइप के जितने भी ग्रुप्स हैं इनको भी प्रिजर्व करने का काम, इनको बचा कर रखने का काम, इनको प्रोटेक्शन देने का काम भी सरकार का है। इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। Prohibition on the consumption of intoxicating drugs and drinks injuries to health. Organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. इसके अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी नई और इम्प्रूव्ड गाइडलाइंस और टेक्नोलॉजी लाने का काम भी सरकार का है। अब बाकी के प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। प्रोविज़न ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स। एक तो सबको अधिकार मिले, इसके अलावा इंसाफ मिले,
और इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि सिटीजन्स अपने अधिकारों के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ पाएँ. Protection and improvement of the environment by safeguarding wildlife and vegetation of the country. वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट को, इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करने का काम भी सरकार का रहता है और उसको इम्प्रूव करने का भी. आप देखना, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी सेंचुरीज होती हैं, पार्क्स होते हैं, इन सबको सरकार मेंटेन करती है. प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. जितनी भी हमारी धरोहर है जो राजा महाराजाओं ने, मुगल्स ने बनाकर हमें दे दी, हमारे इंडिया को, इन सब को बचाकर और इनको रिपेयर कराना, इनको मेंटेन करने का काम भी सरकार का है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव यानी जुडिशियरी को बचा कर रखना. अगर कोर्ट, जज, वकील यही लोग सरकार के अंडर काम करेंगे तो सब सोच के देखो कि ये तो सरकार के हित में काम करेंगे. तो जुडिशरी को बचा कर रखना, भाई जज बेचारा क्या करेगा अगर सरकार की तरफ से काम करेगा, तो सोच सकते हो आप उस कंडीशन को, तो सरकार के हित में ही फैसले देगा. तो इस टाइप के मसलों पर जुडिशरी को बचाने का काम भी सरकार करती है, सेपरेट करने का काम. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस बाय मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर नेशंस. प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉ एंड फॉस्टरिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू negotiations. Implementation of the directive principles. The central and state governments of our country have implemented various programs to give effect to the directive principles of state policy. जैसे कि right to education. It provides free and compulsory education to all the children between the age of 6 and 14 years. यानी कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम सरकार कर रही है, हो रहा है. 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. The acts have provided for the setting up of local self-governing bodies in rural and urban areas of our country. तो गांधीयन प्रिंसिपल ने क्या कहा था? उसमें था कि लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे कि लोग अपनी परेशानियों को उनके सामने रख पाएँ. तो 73rd और 74th Constitutional Amendment में ये हुआ. They have also provided for the reservation of seats for women in these bodies. तो लोकल जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं, तो इसमें भी विमेन के लिए अलग से सीट रहती हैं. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस इज मनरेगा. द एक्ट एक्नॉलेजेस द राइट टू वर्क एंड देयरबाय गारंटीज एटलीस्ट 100 days ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट टू सेमी एंड अनस्किल्ड लेबर. इसमें है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, उसको ज़्यादा काम करना नहीं आता है, वो अपने जीने के लायक पैसा नहीं कमा रहा है, तो उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट देगी और उन 100 दिनों का पैसा गवर्नमेंट ऐसे लोगों को देगी. द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट. इट स्ट्राइव्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बचाने के लिए, यहाँ पर उनके शोषण को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया. मिनिमम वेजेस एक्ट. द एक्ट इंश्योर्स फेयर पेमेंट टू वर्कर्स. उसमें था ना, हमने पिछले में पढ़ा था कि चाहे आदमी काम करे चाहे औरत काम करे, पैसा बराबर मिलेगा दोनों को, अगर वो दोनों समान काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट. इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. इट प्रिवेंट्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. Although the government has introduced various programs and schemes to give effect to the directive principles, a lot is yet to be achieved. बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट लाई है, पर अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. Thus, an conscious citizens, we should endeavour to not let the government overlook the directives of the Constitution of India and ensure the welfare of the people. अब एज अ सिटीज़न हमारा काम ये है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितने भी गाइडलाइन गवर्नमेंट को दी गई है वो उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. Both the directive principles and fundamental rights are aimed at ensuring the welfare of all in the country. However, there are some dissimilarities between the two provisions. The directive principles direct the government to do certain things, whereas the fundamental rights direct the government to restrain from doing certain things. तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कई बार चीज़ें उलझ जाती हैं. ये बहुत सारे केसेस सामने आते हैं. वो उलझती ऐसे है कि फंडामेंटल राइट्स में गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोक दिया जाता है,
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उन्हीं कामों को करने के लिए बोला जाता है. The directive principles are aimed at the welfare of the society at large, whereas the fundamental rights focus on the entitlements of the citizens as individual. जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक बड़े एरिया, एक अच्छी पूरे देश को चलाने के लिए ज़रूरी है, जबकि फंडामेंटल राइट एक इंसान की बात करता है. फंडामेंटल राइट में मैं अपनी बात करूँगी, आप अपनी बात करेंगे, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उनको अपना पूरा एरिया, अपना पूरा स्टेट, अपना पूरा देश लेकर साथ में चलना है. The directive principles are not enforceable by law. The fundamental rights are enforceable by law. Now, we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then, bye.